हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो है एनसीईआरटी रीडिंग का। तो हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद उस पैराग्राफ का समरी हिंदी में बता देंगे। तो शुरू करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms. Growth and reproduction are characteristics of cells. Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cell cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि कैसे एक सेल से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। तो कैसे होता है? सेल में दो चीज़ें ही होती है, ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है। तो एक सेल से डिवाइड करते हुए पूरा का पूरा एक साइकिल फॉलो कर कर मिलियंस ऑफ सेल को लेकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल। Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. All these processes, that is, cell division, DNA replication, and cell growth, hence, have to take place in a coordinate way to ensure correct division and formation of progeny progeny cells containing intact genomes. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divide into two daughter cells is termed cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only during the specific stage in the cell cycle. The replicated chromosomes bracket DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ में कहा गया है कि कोऑर्डिनेट मैनर में एक साइकिल चलती है जिससे एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में उनका जीनोम चला जाता है। जीनोम क्या होता है? पूरा का पूरा जो डीएनए होता है उसके फुल कंटेंट को एक साथ मिलाकर जीनोम कहा जाता है और उसका डुप्लीकेशन होता है और उसके बाद वो अगले प्रोजेनी में चला जाता है और इस साइकिल को कहा जाता है सेल साइकिल। इस सेल साइकिल के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, जो मैंने वीडियो में भी कहा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आकर ये एनसीईआरटी रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पहले से सब कुछ मालूम है तो आप लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इवेंट है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, यानी ये फिर ये डिवीजन जो है वो भी डीएनए खुद करवाता है। सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो डीएनए नहीं जानता है, और डीएनए ही है उसका ब्रेन, डीएनए ही उससे सब कुछ करवाता है। तो ये भी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही आता है, जीन्स के द्वारा ही नियंत्रण होता है। तो इसके बाद चलते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में कौन से फेजेस होते हैं? A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. This cell divide once in a approximately every 24 hours.
However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can process through the cell cycle in only about 90 minutes. तो ये सारी बातें भी मैंने वीडियो में कही है कि हमारे ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लगता है पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने में, और ईस्ट वो 90 मिनट में कर लेता है. The cell cycle is divided into two basic phases, इंटरफेस एंड एम फेज. तो ये भी मैंने वीडियो में कहा था, इंटरफेस और एम फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं. एम फेज का मतलब माइटोसिस या माइटोटिक फेज, जो भी आप लोग कहना चाहे कह सकते हैं. यहाँ पर डायग्राम दिया गया है. ये डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया था. G1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद S, उसके बाद G2 और उसके बाद एम फेज. यहाँ पे सारे करीब करीब से सेम ही वॉल्यूम के दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल. हाँ, तो हम लोग जहाँ पर थे, M phase. So the M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phase. It is significant to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle. जैसा मैंने कहा था, 95% इंटरफेज होता है और सिर्फ 5% होता है एम फेज. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis, and usually ends with division of cytoplasm, cytokinesis. The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. The interface is divided into three further phases: G1, S, G2. गैप 1 सिंथेसिस, गैप 2. तो क्या हुआ, एम फेज को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और इंटरफेस को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. और डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं उनका डिवीजन दिखाया गया है. और इस डायग्राम में ये भी इंक्लूड कर दिया गया है कि कैरियोकाइनेसिस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में डिवाइड किया जा सकता है. तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही. अब आगे बढ़ते हैं. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication take place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. It if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increased to 4C. However, there is no increase in chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remain the same, that is 2n. तो मैंने कहा था C क्या किस चीज़ को डिनोट करता है, क्रोमाटिड्स को. क्रोमाटिड होते हैं क्रोमोसोम के अंदर ही, वो दो धागे होते हैं जो जिसमें डीएनए होता है. तो क्रोमाटिड जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है या डीएनए डुप्लीकेशन होता है, तब डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, तो क्रोमाटिड 2 से 4 हो जाते हैं. लेकिन वो एक ही सेंट्रोमियर में लगे हुए होते हैं, इसीलिए उसे एक ही क्रोमोसोम हम लोग काउंट करते हैं. तो क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहता है, यानी ह्यूमन में 46, और जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, तो 2C से 4C. तो ये चीज़ मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग क्लास में जाकर देख सकते हो.
और अब आगे की बात कर लेते हैं। In animal cell, during the S phase, DNA replication being in the nucleus, the centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. Cell growth का मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म इंक्रीज की बात हो रही है। सेल ग्रोथ होता रहता है और क्या-क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में भी बताई है, यहाँ पर दोबारा से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ और जो चीज़ें मुझे लगता है बताने की ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। तो ये जो ऑरेंज कलर में पैराग्राफ है वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। How do plants and animal continue to grow all their lives? Do all cells in a plant divide all the time? Do you think all cells continues to divide in all plants and animals? Can you tell the name and the location of tissues having cells that divide all their life in higher plants? Do animals have similar meristematic tissue? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है तो इसमें जो जो क्वेश्चन किया गया है उनका एक एक करके आंसर दे देते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स? क्या प्लांट्स और एनिमल का ग्रोथ ऑल द टाइम होता रहता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब सेनेसेंस आता है तो सेल मरने लगते हैं, उसके बाद डिवीजन नहीं होता है और ग्रोथ भी रुक जाता है। हाँ, थोड़ा-मोड़ा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसीलिए बूढ़े होने के बाद भी हम लोग बचे हुए रहते हैं लेकिन सिकुड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ही देखा होगा, वो झुक जाते हैं, वो थोड़ा छोटे हो जाते हैं, जितने लंबे वो अपनी जवानी में होते हैं उतने लंबे वो नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। हाँ, उनमें भी ग्रोथ होता है लेकिन बहुत ही माइनर ग्रोथ होता है और डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा कम जाता है और धीरे-धीरे वो सारे सीनेसेंस में चले जाते हैं और एक समय आता है जब सब के सब मारा जाता है। तो वही अंत होता है इंसान का भी। तो उसके बाद क्या है, डू ऑल सेल इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? तो प्लांट में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, प्लांट में होते हैं कुछ प्राइमरी सेल्स, सॉरी परमानेंट सेल्स। तो परमानेंट सेल और डिवाइड नहीं करते हैं और जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। Do you think all cells continue to divide in all plants and animals? मैंने जो कहा हमेशा के लिए नहीं करते हैं, एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। Can you tell the name and location of tissue having cells that divide all their life in higher plants? मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, क्योंकि वो ही जाके बाद में परमानेंट सेल बन जाते हैं, तो परमानेंट सेल बनने से पहले तक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते रहते हैं। हाँ, प्लांट में वो डिवीजन होता रहता है बट एनिमल में रुक जाता है। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? नहीं, एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, वो एक समय में जाकर रुक जाता है। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। सम cells in the adult animals do not appear to exhibit division, that is heart cell, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage or G0 cell stage of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so. Depends on the requirement of the organism. G नॉट सेल जिसके बारे में मैंने बात की थी, G1 फेज से आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं करना चाहते। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं लेकिन वो प्रोलिफरेट यानी ग्रोथ नहीं दिखाते। जितना उन्हें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है उतना ही वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करते। और क्या है, जी नॉट फेज में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग जी नॉट फेज से वापस निकल कर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हम लोग प्लांट्स में देखते हैं। परमानेंट सेल फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम तैयार करते हैं। इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज
only seen in the diploid somatic cell. However, there are few exceptions to this, where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybee. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid. From your recollection of examples of alternation of generation in plants, chapter 3, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid. तो इस मामले में कहा गया है कि माइटोसिस किस में घटते हैं। माइटोसिस एक्चुअली दोनों में ही घट सकते हैं, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। वैसे तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है हैप्लॉइड और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है डिप्लॉइड। आप लोग मैं यहीं पर बता देता हूँ। जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो सेट में होते हैं, दोनों के दोनों पूरा सेम होता है, ऐसा नहीं है उनमें कोई भी अंतर होता है, पूरा का पूरा सेम होता है। तो अगर दो सेट में, जो हर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर डिप्लॉइड सेल ही होता है, तो उसमें दो सेट रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो सेल है वो 2n है 46, लेकिन 23 जो सेल है वो एक्चुअली में यूनिक है। जो एक और 23 है वो उसका रेप्लिका टाइप है, मतलब एक ही जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें। हाँ, तो कहाँ था, तो डिप्लॉयड में ही ज़्यादातर होता है, लेकिन माइटोसिस हैप्लॉयड में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है मेल हनी बी। मेल हनी बी में क्या होता है ये हम लोग आगे जाकर बहुत डिटेल्स में जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं उसे ज़्यादा खींचूंगा नहीं। और प्लांट्स में दोनों में ही होते हैं, तो ये भी हम लोग आगे जाकर जानेंगे। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा ना कहा जाए तो ही अच्छा है, जितना जानने की ज़रूरत है उतना ही जानते हैं। अब इस ऑरेंज में क्या लिखा है एक और बार पढ़ लेते हैं। You have studied mitosis in onion root tip cell. It has 16 chromosomes in each cell. Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1 phase, after S phase and after M phase? ओके, G1 फेज में उसके पास 16 क्रोमोसोम होंगे। इस फेज में हम लोगों को पता है कि डीएनए कंटेंट बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, तो इस फेज में भी 16 क्रोमोसोम ही होंगे। एम फेज के बाद, एम फेज में क्योंकि डिवीजन हो जाता है तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो 32 हो जाएगा। Also, what will be the DNA content of the cell at G1, after S and at G2 if the content after M phase is 2C? तो M phase के बाद content है 2C, तो G1 phase में तो 2C ही रहेगा। S phase में वो 4C हो जाएगा क्योंकि DNA रेप्लिकेशन होगा, और G2 में भी वो 4C ही रहेगा। और M फेज में वापस से जाने के बाद वो 4C दो अलग अलग न्यूक्लियस में 2C होकर डिवाइड हो जाएगा। तो M फेज हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और एनसीईआरटी की डिस्कशन में। तो आप लोगों को आज का एनसीईआरटी का डिस्कशन कैसा लगा? मेरा चेहरा थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं नींद से उठ के ही वीडियो करने लग गया था। रुक जाओ, थोड़ा निकाल लूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपने बाल बना लेने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और उस बार मैं बाल पहले से बना कर रहूँगा। लेकिन मेरे चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल है एनसीईआरटी रीडिंग। मैंने चेहरा क्यों दिया है, ताकि आप लोगों को लगे कि इंटरेक्टिव है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वीडियो दे देता ये, तो उससे तो अच्छा मैं फ़ोटो निकाल कर टेलीग्राम में दे देता और अपना वॉइस ओवर कर देता। लेकिन मुझे इंटरेक्शन करना है आप लोगों से। तो एनसीईआरटी की रीडिंग कैसी लगी? अगर कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और फिर से मिलते हैं कल एक और वीडियो में। टाटा बाय बाय।